तनाव उस लॉकेट पहनकर वापस बाहर आई तो अब तक वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसे बाहर आते देखकर उसने एक तफसीली नजर उसे देखा था और फिर उसके करीब आते हुए दुपट्टा साइड हटाकर उसके पीछे खड़ा हुआ और उसके लॉकेट के हुक को काफी जोर से बंद करने लगा ताकि वो उसे आसानी से वापस खोल न सके। आज के बाद अगर ये तुम्हारी गर्दन से हटी या मैंने इसे गायब देखा तो याद रखना, तुम्हारी ये नाजुक सी गर्दन ही तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगी। उसका धमकी देता अंदाज उसे मजीद परेशान कर रहा था। सॉरी, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी, उसने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। यस बेबी गर्ल, तुम्हें ध्यान रखना भी चाहिए। वो क्या कहते हैं, शौहर का हुक्म पत्थर पर लकीर होता है, तो तुम्हारे लिए मेरा हुक्म पत्थर पर लकीर ही होना चाहिए। अगर तुमने मेरी हुक्म उदूली की तो आखिरत में तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा ही। मैं दुनिया में भी तुम्हारी सांसें तंग कर दूंगा। उसने जरा सा खींचकर लॉकेट की मजबूती चेक की थी, जबकि इससे पहले कि वो दुपट्टा दोबारा उसकी गर्दन पर ठीक करता, नजर एक बार फिर से तिल में उलझ गई। इतना गुरूर है इसे तुम्हारे जिस्म पर होने का। ये मेरी मिल्कियत पर जगमगाता मुझे जहर लगता है। इसे छुपाओ मुझसे। ये न हो कि मेरे हाथों कत्ल हो जाए। वो अपनी उंगली से हल्के से उसके तिल को रगड़ते हुए बोला तो उसके जिस्म में सनसनाहट सी होने लगी। जबकि इससे पहले कि वो झुककर कोई भी बेबाक हरकत करता, वो दुपट्टा सेट करते हुए किचन की तरफ भाग गई थी। मैं नाश्ता लगाती हूँ, हम लेट हो जाएंगे। उसने तेज सांसों से बस इतने ही लफ्ज अदा किए थे, जबकि ताशफीन के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। वैसे कॉलेज में तुम मुझे मिस करती हो? वो नाश्ता कर रहे थे जब अचानक उसने सवाल किया। वो हैरानगी से उसे देखने लगी। अब उसे क्या दौरा पड़ा था, वो समझ नहीं पा रही थी। वो परसों से ही अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। देखिए, आप ये सब क्यों कह रहे हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन जो पूछ रहा हूँ तुम मुझे उसका जवाब दो ना। वैसे तुम्हारी आवाज नहीं निकलती है और जब मैं सवाल करता हूँ तो फजूल के अल्फाज जाया करने लग जाती हो। पूछ रहा हूँ क्या जब मैं घर पर नहीं होता या जब तुम कॉलेज में होती हो तब मुझे मिस करती हो या नहीं? वो उसकी बात काटते हुए बोला। नजर उसके हसीन चेहरे पर थी, शायद वो हाँ कहेगी। हाँ, हम लेट हो रहे हैं, आप जल्दी से नाश्ता कर लें। देखिए 9 बजने वाले हैं। उसने उसका ध्यान घड़ी की तरफ दिलाने की कोशिश की थी। हाँ तो क्या जिंदगी में पहली बार बजने वाले हैं? कल भी बजे थे, परसों भी, बल्कि जब से घड़ी बनी है तब से 9 बजते ही आए हैं। तुम फजूल बातें छोड़कर मेरी बात का जवाब भी दे सकती हो। वो उसको अपनी बात का जवाब देने के बजाय फजूल बातें करने पर चिढ़ने लगा था। जी, मैं क्या वो अगर मेरे बारे में बात कर सकती हो तो करो, वरना बेहतर होगा कि तुम अपने अल्फाज जाया मत करो। वैसे भी गिन गिन कर निकालती हो गले से अल्फाज। जल्दी नाश्ता करो, लेट हो रहे हैं। वो बदमजा होते हुए उठा था। उसने ठीक से नाश्ता नहीं किया था, जिसके बारे में सोचकर उसे अफसोस हो रहा था। जब तक वो नाश्ता कर रही थी, तब तक वो तैयार हो चुका था। आराम से नाश्ता करके उठो तुम। उसे कमरे से बाहर निकलते देखकर वो फौरन उठने लगी थी जब उसने सख्ती से कहा। हो गया मेरा। वो मनमनाई थी। क्या कहा, फिर से कहना। वो कान उसके करीब करते हुए बोला तो वो नफी में सर हिलाते वापस बैठ गई। खा रही हूँ, उसे थोड़ी सी आवाज सुनाई दी थी, जबकि वो हाँ में सर हिलाता सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जबकि वो उसे देख रहा था, उसने न चाहते हुए भी खाना खाना पड़ रहा था। ये कपड़े क्यों पहन रही हो? जो मैंने दिलवाए हैं वो पहनो ना। वो बेड पर उसके कपड़े देखकर कहने लगा। वो अभी तक वही कपड़े इस्तेमाल कर रही थी जो वो पाकिस्तान से लेकर आई थी। जबकि उसे अपने कमरे में देखकर वो एक लम्हे के लिए तो हैरान रह गई थी। वो पहली दफा तो नहीं आया था, लेकिन उसके होश व हवास में पहली दफा ही आया था। वो जो आपने कपड़े दिलवाए हैं, वो काफी काम वाले हैं। तो ऐसे कपड़े में कॉलेज में पहन कर तो नहीं जा सकती। और वैसे भी तो कॉलेज में मैंने ऊपर अबाया पहना होता है जो मैं उतारती ही नहीं सारा दिन। किसी को पता ही नहीं चलता कि नीचे मैंने क्या पहना है। अबाया के अंदर कुछ भी चल जाता है, लेकिन भारी कपड़े पहन कर नहीं जा सकती। अच्छा महसूस नहीं होता और फिर गर्मी भी लगती है।
उसने गर्दन झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता उसे जवाब दिया था, जबकि उसकी बात समझकर वो हाँ में सर हिला गया। हाँ, आज जब मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊंगा तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। हम तुम्हारे लिए हल्के कपड़े लेंगे, मौसम की मुनासिबत से, जो तुम आसानी से पहनकर कहीं भी जा सको। और घर में तो तुम्हें गर्मी नहीं लगती ना, तो जो कपड़े मैंने तुम्हें दिलवाए हैं वो घर में पहना करो। आज के बाद तुम्हें इन कपड़ों में न देखूं मैं, बल्कि फेंक दो इन सब को, जरूरत नहीं है ये पहनने की। वो हुक्म दे रहा था, जबकि उसका ये हुक्म उसे पसंद नहीं आया था। इतने खूबसूरत तो हैं मेरे कपड़े, क्या खराबी है इनमें? सब नए हैं। ताया अब्बू ने बनवा कर दिए थे यहाँ आने से पहले। वो उसे देखकर बताने लगी थी। वो अपने बिल्कुल नए कपड़ों को फेंक तो नहीं सकती थी। मैंने पूछा नए हैं या पुराने हैं? जो कहा है वो करो। और हर बात पर अपने रिश्तेदारों को याद न किया करो। वो हुक्म देता बाहर निकल गया था, जबकि वो भी उसके पीछे ही आई थी क्योंकि अब वो लोग सच में लेट हो रहे थे। बाइक आकर कॉलेज के गेट से बाहर रुकी। जब वो उसकी बाइक से उतरने लगी, उसने अचानक उसका हाथ थाम लिया। मैं पूरे 1 बजे आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और हाँ, मुझे मिस करना तुम। वैसे भी सारा दिन क्या करती हो यहाँ रहकर? अच्छा ही है ना तुम्हें, एक काम देकर जा रहा हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोल रहा था, जबकि वो अब भी हैरानगी से उसे देख रही थी। वैसे कॉलेज में तुम्हें किसी ने तंग तो नहीं किया ना, या कुछ ऐसा वैसा बोल दिया हो? देखो कुछ भी हो तो तुम मुझे जरूर बताना, बल्कि तुम मुझे अपनी सारी रूटीन बताया करो। और आज मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फोन भी लेकर आऊंगा ताकि तुम मुझसे दिन में राब्ता कर सको। वो खड़े खड़े उसे खुशखबरी दे चुका था, जबकि फोन का सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। क्या सच में आप मुझे फोन लेकर देंगे? शुक्र है, मैं ताया अब्बू से बात तो कर सकूंगी। वो खुश हो गई थी। पिछले 1.5 महीने में उसने इतना खुश उसे अब तक नहीं देखा था। ये फोन मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत के लिए दे रहा हूँ, ताकि कॉलेज में अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे राब्ता कर सको। अपने रिश्तेदारों से गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। और कितनी दफा कहा है, मेरे सामने उन लोगों का जिक्र मत किया करो। समझ में नहीं आता तुम्हें? वो अचानक ही उसे आंखें दिखाते हुए डांटने लगा था। मैं सिर्फ ताया अब्बू से बात करूंगी। वो मनमनाई थी। मेरा इरादा न बदलो तो तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। वो अब भी उसे देखते हुए जरा सख्त लहजे में गोया हुआ। मतलब साफ था कि वो इरादा बदल सकता था, यानी फोन की बात यहीं पर खत्म हो जाती। नहीं नहीं, मुझे जरूरत है। आप मुझे लेकर दें। उसने जल्दी से कहा था, कहीं वो सचमुच में अपना इरादा बदल न दे। और वैसे भी वो कौन सा दिन में घर में होता था। वो अपने ताया से खुलकर बात कर सकती थी उसकी गैर मौजूदगी में। जब तुम कुछ प्लानिंग करती हो ना, तो नजरें झुकाकर किया करो। क्योंकि तुम्हारी ये जो 2 आंखें हैं ना, साफ साफ बता देती है कि आंखों के ऊपर वाले हिस्से में क्या चल रहा है। अब जाओ, लेट हो रही हो तुम। वो घूर कर बोला तो वो हाँ में सर हिलाती अंदर जाने लगी। जब अचानक उसने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा, वो लम्हे में उसके सीने से जा लगी थी। हैव अ गुड डे, गुड बाय, इस तरह के अल्फाज बोलने पर पाबंदी है। वो उसे खुद पर झुकाए हुए पूछ रहा था। मैं बोलने ही वाली थी। वो अपने धड़कते दिल को काबू करती बोली थी। बोलने के लिए कोई नहीं कह रहा। यहाँ पर गुड बाय करने का एक तरीका है। वो बेहद नरमी से उसके तिल पर अपने लब रखते हुए उसे अंदर तक हिला गया था। जिस्म में लर्जिश पैदा हुई। वो पीछे हटते हुए आगे पीछे देखने लगी, जबकि उसके बौखलाए हुए अंदाज पर ताशफीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। डोंट वरी बेबी गर्ल, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो ये नोट कर रहा हो कि तुम किसी को गुड बाय कर रही हो। चलो अब जाओ, वरना खड़े खड़े बेहोश हो जाओगी। वो बाइक को किक मारते हुए बोला तो अगले ही लम्हे वो वहां से गायब हुई थी। अभी क्लास शुरू नहीं हुई थी और क्लास में बेबाकी से इधर उधर होते लड़के लड़कियों को देखकर उसका दिल खराब होने लगा था। वो उठकर बाहर एक बड़े से गार्डन में आ गई थी जहां बहुत सारे बेंच लगे हुए थे। ये जगह तबीयत को खुशगवार करने के लिए बहुत अच्छी थी। वो वहीं एक बेंच पर आकर ठंडी हवा के मजे लेने लगी थी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ?
कोई उसके सर पर खड़ा उससे पूछ रहा था। उसने सर उठाकर देखा तो वही कल वाला लड़का था। नहीं, वो जवाब देती चेहरा फेर गई थी। और वो जो यहाँ बैठने ही वाला था, उसके इनकार पर मुंह बनाकर रह गया। अजीब लड़की हो तुम यार। क्या पाकिस्तान से कोई अदब व लिहाज सीख कर नहीं आई? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसे इज्जत से थाम लेना चाहिए। और जब कोई आपसे इस तरह इजाजत मांगता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसे बैठने की इजाजत देनी चाहिए। दोस्ती के भी कुछ तकाजे होते हैं। आप मेरे दोस्त नहीं हैं और मेरा मजहब मुझे आपसे दोस्ती सिखाता भी नहीं है। वो पैर पटक कर अंदर जाने लगी, जबकि डेनी उसके पीछे पीछे आने लगा था। यार जरा सी बात में मजहब का धर से आ गया। मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। यही तो मसला है आप लोगों के साथ। आप लोग ये जरा जरा सी बातों में से मजहब को निकाल देते हैं, इसीलिए तो भूल जाते हैं मजहब की अहमियत को। हालांकि हमारे मजहब ने हमारे छोटे छोटे मसाइल और जरा जरा सी बातों को भी हल किया हुआ है। वो अचानक रुककर बोली तो वो जो कब से उसकी आवाज सुनना चाहता था, उसके अल्फाज पर खटक गया। आई एम सॉरी यार, तुम तो बुरा मान गई। मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। डेनी ने माजरत करना चाही, जबकि वो अपने क्लासरूम में चली गई थी। हाय डेनी, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। क्या आज भी बात नहीं हो पाई भाभी से? मुझे नहीं लगता कि वो किसी से भी दोस्ती करेगी। वो काफी अलग नेचर की लड़की है। लड़के तो लड़के यार, वो तो अपनी ही क्लास की लड़कियों से भी बात नहीं करती। उसका दोस्त उसके साथ बैठे हुए कहने लगा। उसकी क्लास की लड़कियां उस काबिल भी नहीं है कि उनसे बात की जा सके। खैर कोई बात नहीं, दोस्ती तो मैं उनसे करके ही रहूंगा। आज नहीं तो कल सही। फिलहाल मुझे बस इस बात का ख्याल रखना है कि कोई कॉलेज में उन्हें तंग न करे। कॉलेज के अंदर का तो नहीं पता, लेकिन बाहर एक इंसान है जो उन्हें काफी तंग कर रहा था। आज सुबह उसके दोस्त के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो तंग करने का हक रखते हैं, डेनी ने शरारत से कहा था। चल फिर ठीक है, कॉलेज के बाहर तेरी भाभी के बॉडीगार्ड वो, और अंदर तो भाई तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए। बेफिक्र? अगर भाई को पता चल गया ना कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मुझे यकीन है कि वो तनावुश को इस कॉलेज से किसी और कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे। वो हमारा साया भी अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहते। वो अफसोस से बोला था। यार मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारा भाई तुम लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है जबकि तुम सब तो उससे बहुत प्यार करते हो। ये बातें तुम्हारी समझने वाली है भी नहीं। कोई और बात करो। डेनी उसे देखते हुए बात बदल गया। तुम्हारी भाभी का नाम काफी मुश्किल है। तनावुश। उसके दोस्त ने मुंह टेढ़ा करके उसका नाम लिया था। तो उनका नाम रट ही क्यों रहा है? तो भाभी बोल दिया कर मेरी तरह। उसने उसकी परेशानी हल की थी। आज सुबह ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालते हुए उसने उसका नाम याद किया था। हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है। वैसे, उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, जबकि अब इरादा क्लास लेने जाने का था। वो दोनों सेकंड लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे। अपनी बातों में मगन वो दोनों अपनी क्लास में चले गए थे। कैसा लगा तो तुम्हें तुम्हारा केबिन? वो सुबह ऑफिस में आया तो उसका केबिन तैयार था। वो सीधा उसी तरफ आया था। जब थोड़ी देर में रोज यहाँ आ गई। बहुत बहुत जबरदस्त। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये अपना ऑफिस है। वो बॉस की कुर्सी पर बैठते हुए उससे ज्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। ये सब तुम्हारी काबिलियत है। उसने मुस्कुराते हुए उसके करीब आते उसके कंधे पर हाथ रखा था। शुक्रिया मेरी काबिलियत को पहचानने के लिए। वैसे मैंने बाकी आइडिया की फाइल तैयार कर दी है। उसने सामने रखी फाइल की तरफ इशारा किया। ये सब कुछ बाद में करेंगे। इस ऑफिस में सिर्फ तुम्हें काम के लिए नहीं रखा गया। कोई और बात भी कर लिया करो। काफी बोरिंग हो तुम, सिर्फ काम काम काम। वो उसके बेहद करीब थी। काम के वक्त काम अच्छा लगता है ना? उसने मुस्कुराकर कहा था। हाँ बिल्कुल, काम के वक्त काम अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। ठीक है, करे बातें। उसने फाइल एक तरफ रख दी थी। उसकी इस अदा पर वो मुस्कुराते हुए मजीद उसके करीब आए जब उसका फोन बजने लगा। ओह डैड भी ना, गलत वक्त पर फोन करते हैं। मैं उनसे बात करके आती हूँ।
वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, जबकि ताशफीन ने गहरा सांस लिया था। वो कुर्सी पर बैठा तनावुश के बारे में सोच रहा था। उसके ज़हन पर वो बुरी तरह से सवार हुई थी। वो उस रात जब नशे में उसके करीब थी, उसका दिल उसकी कुर्बत के लिए मचल उठा था। आंसुओं से भरी उसकी आंखें उसके दिमाग से एक लम्हे के लिए भी न निकली थी। वो मुसलसल उसी को सोचे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार उसका चेहरा आने लगा था, और अब वो चेहरा उसकी आंखों के साथ साथ उसके दिल में भी घर कर गया था। वो यहाँ ये रिश्ता बनाने आई थी, ये रिश्ता निभाने आई थी। अपने दिल की तमाम तर रजामंदी से, अपने शफाफ दिल को लेकर वो उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। वो अपने बाप के किसी फैसले को कबूल नहीं करना चाहता था। उसने सोचा था वो इस रिश्ते को खत्म कर देगा। वो खुद पर अपने बाप का कोई भी हुक्म नहीं चलने देना चाहता था। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। बेशक फैसला उसके बाप का था, लेकिन जिंदगी उसकी थी। निकाह उसका हुआ था, वो उसकी बीवी थी। अपने बाप के साथ शिकायत अपनी जगह, लेकिन वो एक मासूम सी लड़की के दिल को बर्बाद नहीं कर सकता था। हाँ, वो अपनी और अपने बाप की जंग में इस मासूम सी लड़की को बर्बाद नहीं कर सकता था। वो आराम से अपने ऑफिस में बैठा था जब उसका फोन बजा। मोबाइल पर मायरा का फोन आ रहा था। हाँ मायरा, कैसी हो तुम और कैसा रहा आज का ऑडिशन? वैसा ही जैसा रोज होता है, कुछ भी नया नहीं था। तुम सुनाओ क्या चल रहा है? और तुम्हारी वो मासूम सी बीवी कैसी है? तरस आता है मुझे उस बेचारी पर। एक तो वो मासूम बहुत है और ऊपर से छोटी सी है, और ऊपर से वो तुम्हारी बीवी है। जिंदगी में किसी पर इतनी बड़ी मुसीबत न टूटे। तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग की वजह से तुम्हें कोई रोल नहीं मिल रहा। वो उसकी बात काटते हुए बोला तो वो कहा लगा कर हंसी। थैंक यू। वो अभी हंस ही रही थी कि उसे ताशफीन की आवाज सुनाई दी। किस बात के लिए? वो हैरानगी से पूछने लगी। मुझे ये बात समझाने के लिए कि दूसरों के किए की सजा किसी दूसरे को नहीं दी जाती। तुम ठीक कहती थी मायरा, मैं अपने माँ बाप की गलती की सजा इस मासूम को नहीं दे सकता। वो बेचारी तो कुछ जानती भी नहीं है। बस उसका मुझसे निकाह कर दिया गया और मेरे वालिद साहब हर तरह की जिम्मेदारी से आजाद हो गए। उन्होंने कभी दोबारा पलटकर मेरे बारे में जानने की कोशिश भी न की, और मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं उनके पास लौट जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कभी नहीं होगा ऐसा मायरा। मेरी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है। वो अपना हर दर्द हर दुख सिर्फ इसी दोस्त से तो शेयर करता था। वो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो उसके निकाह से भी वाकिफ थी। वो बचपन से जानती थी कि ताशफीन का निकाह हुआ है जब वो न्यूयॉर्क से पाकिस्तान गया था। तब उसके बाप ने बिना उसकी मर्जी जाने उसे किसी के साथ बांध दिया था। और जब वो वापस आया, उसने सबसे पहले ये बात मायरा को ही बताई थी। और खुद इन सब चीजों से अनजान थी तो कंधे उचका गई। लेकिन वक्त के साथ साथ उसे इन सब चीजों का मतलब खुद ही समझ में आ गया था। उसका बाप उसे फोन करता था और कहता था, अपनी अमानत को ले जाओ यहाँ से। वहां पर किसी से दिल लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ न देखूं। तुम्हारी बीवी है यहाँ, तुमने जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। वो हर दिन उसे फोन करके उसे इस बात का एहसास दिलाते थे कि वो उसका निकाह कर चुके हैं। वो एक मजबूत बंधन में कैद है। हाँ, ये अलग बात थी कि उसने कभी इस बात को कोई अहमियत न दी थी। उसके लिए ये बात कोई अहमियत न रखती थी कि उसके बाप ने उसके लिए कोई फैसला किया है। वो अपने फैसले खुद करता था। इस बार पाकिस्तान जाने से पहले वो अपने लिए एक फैसला करके गया था। उसका इरादा उसे तलाक देने का था, लेकिन उसके बाप ने शर्त रख दी कि अगर वो उससे शादी कर लेगा, वो 6 महीने तक इस रिश्ते को निभाने आएगा, तो उसका बाप उसे उसकी जायदाद दे देगा। हाँ, अपनी जायदाद का सुनकर उसके दिल में लालच जागा था। अगर उसे उसकी जायदाद मिल जाती तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती। वो जो टके टके के लिए ठोकरें खाता था, वो खत्म हो जाती। उसका ख्वाब पूरा हो जाता। अगर उसकी जेब में पैसा होता तो वो खुद अपने ख्वाबों को जी सकता था। वो खुद एक फिल्म बना सकता था, और वो जानता था कि वो इतना काबिल है कि अगर वो किसी एक फिल्म को भी डायरेक्ट करे तो कामयाबी हासिल कर लेगा।
बस उसने अपने बाप की इस शर्त को इसीलिए माना था ताकि वो कुछ हासिल कर सके। वो खामोशी से इस लड़की को अपने साथ ले आया। उसे बहुत गुस्सा आया था 1.5 महीना पहले, जब आते ही उसने इसका पासपोर्ट और सारे ट्रांसपोर्ट पेपर्स गुम कर दिए। और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने उसे थप्पड़ भी मार दिया था, जिसका बाद में उसे काफी अफसोस भी हुआ था। एक घर में एक छत के नीचे रहते हुए तो किसी जानवर से भी इंसियत हो जाती है। वो तो मासूम सी लड़की थी, वो कैसे उसकी तरफ रागिब न होता। इन दोनों में गहरा ताल्लुक था। वो उसके निकाह में थी। 2 बोल ने उनके रिश्ते को पाक बना दिया था। वो खुद को रोक ही नहीं पाया था। मोहब्बत थी या नहीं, वो नहीं जानता था। लेकिन अब वो उसे अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता था। मायरा उसकी बचपन की दोस्त थी और अपने बाप के सामने उसने इसी का नाम इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि वो मायरा से शादी करना चाहता है और मायरा से बहुत मोहब्बत करता है। उसकी पसंद की लड़की को तलाक देकर वो मायरा से शादी कर लेगा। जिस पर उसका बाप बहुत गुस्सा हुआ था और उसने ये सारा किस्सा मायरा को मजे लेते हुए सुनाया था। उसके बाद मायरा ने उसका खूब मजाक बनाया था और फिर ये मजाक ही बन गया। वो उसे इस जिक्र पर तंग करने लगी थी कि वो उससे शादी करेगी। हालांकि इन दोनों में सिवाय दोस्ती के और कोई ताल्लुक नहीं था। प्यार मोहब्बत जैसे जमीलों से वो दोनों बहुत दूर रहते थे। वो दोनों अपनी जिंदगी को एक अलग मुकाम पर लेना चाहते थे। वो कामयाबी चाहते थे, जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहते थे। लेकिन अब ताशफीन की एक जिम्मेदारी थी जिसे वो निभाने के लिए अब दिल व जान से तैयार था। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। डैड वापस आ रहे हैं तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो वापस उसके केबिन में आते हुए बोली थी, जबकि उसने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं। खैर, आप प्लीज ये देख लीजिए। मुझे ये एक नया आइडिया आया था। वो फाइल उसके सामने करते हुए कहने लगा। तुम फिर से काम में लग गए हो। मैंने कहा कुछ दिन के लिए एंजॉय कर लो, फिर बाद में तो काम ही काम करना है सारी जिंदगी। लेकिन नहीं, तुम पर तो काम सवार है। वो उसकी फाइल देखते हुए कहने लगी। उसका हाथ उसके कंधे पर था। वो उसके आगे झुकी हुई थी। वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। आप बैठ जाए। वो अगले ही लम्हे उठकर खड़ा होता, कुर्सी उसके सामने कर चुका था। ओह बेबी, इसकी जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुरा कर बैठ गई थी, जबकि वो सर्द सांस खींचकर रह गया। तुम आज भी जाओगे अपनी कजिन को लेने के लिए? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली तो उसने हाँ में सर हिलाया। मुझे तुम्हारी इस कजिन से मिलना है। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उसने पूछा था। जी जरूर, चलिए, मुझे कोई एतराज नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा था। गुड, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कितने बजे जाना है तुम्हें? 1 बजे। हम लंच भी साथ लेंगे तीनों। वो प्लानिंग कर चुकी थी, जबकि वो कंधे उचका गया। तकरीबन पौने 1 बजे ही वो उठ गया था। उसका इरादा अभी निकलने का था, जब अचानक ही रोज के कुछ क्लाइंट्स आ गए। वो लोग उसके दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये मीटिंग बहुत जरूरी थी। रोज को अपना जाना कैंसिल करना पड़ा, जबकि उसे खुशी हुई थी कि वो उसके साथ नहीं जा रही, क्योंकि वो तनावुश के साथ थोड़ा अकेले में वक्त गुजारना चाहता था। उसे मीटिंग में मसरूफ पाकर वो अकेला ही निकल आया था। आज खाना होटल में खिलाने के बजाय उसने रास्ते से ही पैक करवा लिया था। उसका इरादा घर जाकर खाना खाने का था, क्योंकि उसने नोट किया था कि वो बाहर ठीक से नहीं खाती थी। खाना पैक करवाते ही उसे उसका मोबाइल याद आया। ये भी बहुत जरूरी था। वो खुद उससे राबिते में रहना चाहता था, इसलिए उसने रास्ते से उसके लिए एक मोबाइल खरीदा। और रास्ते में ही उसने उसकी सारी सेटिंग भी कर ली थी। यकीनन उसका ये गिफ्ट पसंद आएगा। वैसे रात वाले गिफ्ट के बारे में उसने उसे कुछ बताया नहीं था। कोई बात नहीं, अब जाकर पूछ लूंगा। वो मुस्कुराते हुए बाइक उसके कॉलेज के बाहर रोक चुका था। आखिरी क्लास खत्म करने के बाद वो बाहर आ बैठी थी, जहां दूर से उसे डेनी नजर आया। वो चेहरा फेर गई तो डेनी भी उसके पास आने के बजाय वही दूर फासले पर ही खड़ा हो गया। वो बज़ाहिर आगे पीछे देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान उसी की तरफ था। वो जानती थी,
उसका दिल चाहा कि वो जाकर उससे बात करे कि वो उसे क्यों तंग कर रहा है, लेकिन फिर उसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो किसी आदमी के मुंह लगती। इसीलिए इरादा बदल कर ताशफीन के आने का इंतजार करने लगी, जो आज लेट हो गया था। ये ताशफीन कहाँ रह गए? अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो? क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? क्या तुम्हें कोई लेने आने वाला है? ये लो, फोन पर बात करके पूछ लो। उसने अपना मोबाइल उसे देना चाहा। शुक्रिया, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। वो चेहरा फेर गई। यार तुम कुछ ज्यादा नखरे नहीं दिखा रही। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे मदद मांगी नहीं ना, तो क्यों तंग कर रहे हैं? अब आपने मुझे तंग किया तो मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो धमकी देते हुए बोली। वो तुम्हारे हस्बैंड की बाइक आ गई, जाओ। वो कहकर पलट गया था, जबकि वो समझ न पाई कि उसे कैसे पता कि वो उसके हस्बैंड की बाइक है। शायद उसने उसे ताशफीन के साथ आते देखा था। अच्छा हुआ जो ताशफीन के आते ही भाग गया, वरना शिकायत लगाती न, सारी अक्ल ठिकाने लग जाती। वो ताशफीन की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाई थी। अस्सलाम अलैकुम। वो अपनी चीजें उसे थमाते हुए बाइक पर बैठने लगी, जबकि उसने सर हिलाकर जवाब दिया और बाइक स्टार्ट कर दी। वो सीधा घर की तरफ ही आया था। रास्ते में दोनों में कोई खास बात न हुई थी, जबकि वो जो उसके कंधे पे हाथ रखे हुए थी, बाइक को झटका लगने की वजह से आज भी उसके ऊपर आ गई। उसने अचानक उसे इतनी जोर से भींचा था कि ताशफीन का दिल भी लम्हे के लिए बेकरार सा हो गया। क्या कर रही हो लड़की? सीधी बैठो, एक्सीडेंट करवाओगी क्या? वो उसे डांटते हुए बोला। सॉरी, धक्का लगा। वो अपनी सफाई में बोली। अब इतना दूर होकर बैठोगी तो धक्का ही लगेगा ना। वो उसका हाथ अपने कंधे से उठाता, अपनी कमर के करीब से निकालता पेट तक लाया था, और अब उसका हाथ उसके दिल के मुकाम पर था। अब मुझे पकड़ कर रखो, गिरना मत। धक्का नहीं लगेगा। वो बाइक को स्पीड देते हुए बोला तो उसने मजबूती से उसकी शर्ट को थाम लिया। अब ये ऑफिस पहन कर जाने के काबिल नहीं है शर्ट। उसने उसे बाइक से उतरते देखकर कहा और अपनी शर्ट की तरफ उसका ध्यान दिलवाया, जो बुरी तरह से शिकन आलूद हो चुकी थी। मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती से हुआ है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो शर्मिंदा होकर बोली। कोई बात नहीं बेबी गर्ल, तुम हक रखती हो। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थामता अंदर ले जाने लगा, जबकि वो उसकी बात समझे बिना उसके पीछे कदम उठाने लगी। उसने जल्दी जल्दी खाना निकाल कर टेबल पर लगाया था, जबकि वो फ्रेश होकर बाहर आ गया। ये लो मोबाइल फोन, तुम्हें इसकी जरूरत थी ना। याद रखना ये तुम्हारी रिश्तेदारियां निभाने के लिए नहीं है, बल्कि मैं खुद तुमसे राबते में रहना चाहता हूँ इसलिए है। मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है और बाकी सारी सेटिंग भी कर दी है। बाकी अगर कुछ मुश्किल लगे तो मुझसे पूछ लेना। वो मोबाइल फोन टेबल पर रखते हुए उससे बोल रहा था। क्या सच में ये मेरा फोन है? आप मेरे लिए लेकर आए हैं? वो बेयकीनी से पूछ रही थी, शायद उसे उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ ना। मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो। वैसे तुमने कल रात वाले गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। कैसा लगा था तुम्हें मेरा वो गिफ्ट? वो दिलचस्पी से उसके चेहरे को देखते हुए पूछ रहा था। अच्छा था। लॉकेट के साथ कल रात की उसकी बेबाकियां भी याद आने लगी थी। सिर्फ अच्छा था, नहीं, बहुत अच्छा था। उसने जल्दी से बताया। मेरी पसंद ही बहुत अच्छी है। ले लो अपना गिफ्ट। उसने टेबल पर पड़े फोन की तरफ इशारा किया, जो वो उठाने ही लगी थी कि उसने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। पहले मुझे इस गिफ्ट के बदले कुछ दो। कल रात वाला वही बेबाक अंदाज। क्या दूं? वो घबरा कर पूछने लगी। एक डिंपल्स वाली प्यारी सी स्माइल और एक प्यारी सी स्वीट किस। उसने फरमाइश की थी। पहले स्माइल दो। उसे हैरान और परेशान अपनी तरफ देखते पाकर उसने आसानी की थी उसके लिए। जी, वो फिर से लफ्जों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया तुमने। मुझे चिढ़ है इस चीज से। वो उसकी गिरफ्त में बामुश्किल कुछ बोलने की हिम्मत कर पाई थी जब वो उसे टोक गया। स्माइल करो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामे हुए बोला।
तनावुश ने बड़ी मुश्किल से अपने लब फैलाने चाहे। मैं गन पॉइंट पर नहीं हंसने के लिए कह रहा। डिम्पल्स दिखाओ मुझे, वो आंखें दिखाते हुए बोला। वो कोशिश कर रही थी हंसने की लेकिन उससे नहीं हो पाया। भला कोई इस तरह डरा धमका कर हंसने के लिए मजबूर करता है। ताशफीन काफी देर उसके मुस्कुराने का इंतजार करता रहा और उसे हंसते न पाकर वो उसके लबों पर झुक गया। और फिर वो था और उसका मीठा सा लमस, जिसे वो सुकून से महसूस कर रहा था। पूरे हक से, पूरे इस्तेहकाक से वो उन लबों की मिठास को खुद में उतार रहा था। वो पूरी तरह उसे अपनी कैद में लिए हुए था। उसका एक हाथ उसकी कमर के गिर्द अपना हिसार मजबूत किए उसे खुद में कैद किए हुए था, जबकि दूसरा उसके सर के पीछे था ताकि वो अपना चेहरा उससे दूर न कर पाए। तुम मुझे बहुत गलत आदतें डालती जा रही हो बेबी गर्ल। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा आगे। वो एक लम्हे के लिए उसके लबों को आजाद करते हुए बोला और फिर दोबारा से झुक गया। उसका अंदाज पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका था, जबकि कमर पर भी उसका बाजू मजबूती से हाइल हो चुका था। उसे इस हद तक शिद्दत दिखाते पाकर वो अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख चुकी थी। वो उसे खुद से पीछे हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो किसी और ही जहान में था। उसे कोई होश ही नहीं था। वो पूरी तरह से उसे खुद में कैद कर लेना चाहता था। उसके सर के साथ अपना सर टिकाते हुए उसने गहरी सांस लेते उसे भी सांस लेने की इजाजत दी थी। मेरे दुश्मन को छुपा लो मुझसे। ये मुझे बहुत तंग करने लगा है। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर बहुत पछताएगा ये। उसका अंगूठा उसके ऊपरी लब पर बेबाकी से हरकत कर रहा था। बल्कि तुम अपनी ये चेहरे की मासूमियत भी छुपा लो। खा जाऊंगा मैं तुम्हें। मेरे लिए मुश्किल बनाएंगे तो सुकून से ये भी नहीं रह पाएंगे। उसके बालों में हाथ फेरते हुए वो उसका दुपट्टा उससे अलग कर चुका था, बल्कि खुद ही वो उसकी शिद्दतों की ताब न लाते हुए जमीन बोस हो चुका था, जबकि अब वो उसकी गर्दन पर जाबजा अपने लिबों का लमस छोड़ने लगा था। उसकी दूसरी शर्ट भी उसके हाथों में बुरी तरह से पिस चुकी थी, लेकिन यहाँ परवाह कैसी थी। वो तो दुनिया जहान से बेगाना उसको महसूस कर रहा था जो उसकी मिल्कियत थी। वो पूरे इस्तेहकाक से अपनी मिल्कियत को छू रहा था। अजीब दीवानगी थी उसके लमस में, जिसे महसूस करती वो बेजान होती चली जा रही थी। जब अचानक उसका फोन बजने लगा। अब किसे मौत पर गई है। वो गुस्से से पीछे हटते अपने मोबाइल पर आने वाली रोज की कॉल देखने लगा। बेबी गर्ल, तुमने मुझे बहुत लेट कर दिया। ऐसे कौन करता है। तुम्हारे डिंपल्स और ये तिल बहुत बिगड़े हुए हैं। इन्हीं में वापस आकर सेट करूंगा। उसे खुद से पीछे हटाता वो जल्दी से अपनी शर्ट पर हाथ फेरते हुए बाहर भागा था, लेकिन जाने से पहले दरवाजा बंद करने की हिदायत देना न भूला था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना सा काम तुम लोगों से आखिर हो क्यों नहीं रहा। कितना वक्त लगा चुके हो तुम लोग, लेकिन अब तक वही के वही बैठे हो। क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल था कि तुम इसको अभी तक नहीं कर पाए। दूसरे प्रोजेक्ट पर इस काम के लिए सिर्फ और सिर्फ ताशफीन है, और वो अब तक हजारों आइडियाज दे चुका है। लोकेशन, शूटिंग, ड्रेसिंग तक हर चीज के आइडियाज वो दे रहा है। और इस प्रोजेक्ट के लिए तुम लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है। तुम लोगों को सबको नौकरियों से फारिग कर दूंगी मैं। क्यों दे रही हूँ मैं तुम लोगों को इतने पैसे। किस काम के लिए। यहाँ फारिग बैठने के लिए। मैं तुम लोगों को अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त देती हूँ। अगर तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो ही तुम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करोगे, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे फजूल लोगों पर अपना पैसा बर्बाद करने की। मैम, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट को बाद में कर लें, क्योंकि फिलहाल हमें इसके लिए कोई भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा। पहले दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करें जिसके लिए हमारे पास आइडियाज हैं, और इस प्रोजेक्ट को हम उस टाइम पर शिफ्ट कर देते हैं जिस टाइम पर हम दूसरे प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। इसका मैनेजर उसे मशवरा दे रहा था। नहीं, वो प्रोजेक्ट में आराम व सुकून से ठंडे दिमाग से करूंगी, और उसके बीच में मैं किसी तरह का कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करूंगी। इस प्रोजेक्ट पर काम तभी होगा जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। मैं ये वाली टेंशन उस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करना चाहती थी। ये ताशफीन का पहला प्रोजेक्ट है, मैं उसे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं दे सकती।
नो रोज, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरे वाले प्रोजेक्ट पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए ताकि मैं और भी आइडियाज आपसे शेयर कर सकूं। उससे पहले कि रोज मजीद इनकार करती, वो बोल उठा था। वो कब से यही खड़ा था जब से यहाँ आया था। रोज अपने वर्कर्स को सुनाने में मसरूफ थी। उसका ध्यान अब तक उसकी तरफ गया ही नहीं था। हाँ, लेकिन अपने नाम पर इन सबको डांट सुनते पाकर उसे मजा आ रहा था। और यकीनन मुफ्त की रोटियां तोड़ते इन्हें भी मजा ही आ रहा था। तभी 1.5 माह से इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बावजूद वो टीम को कोई ढंग का आइडिया नहीं दे सकते थे। आर यू शो? वो अपना गुस्सा और सख्त लहजा शामिल करते हुए उसे देखते हुए बोली तो उसने हाँ में सर हिलाया था। वो तो खुद चाहता था कि उसकी फिल्म पर जल्दी जल्दी काम शुरू किया जाए। ऑफ कोर्स, जिस काम के लिए हर चीज तैयार है, हमें उस वक्त करना चाहिए, उसने किसी से कहा था तो वो भी मुस्करा दी। अब असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने कह दिया है तो हम टाल कैसे सकते हैं? वो एक अदा से कहती मुस्करा दी तो वहां मौजूद वो सारे वर्कर भी पुरसुकून हो गए थे। रोज ने उसकी बात मानकर आज से ही इस प्रोजेक्ट पर काम करने का ऐलान कर दिया था। उसने पूरी टीम को अलर्ट कर दिया था कि वो जल्द से जल्द शूटिंग स्टार्ट करने वाली है। लोकेशन, ड्रेसिंग के साथ बाकी बहुत सारी चीजें भी डिसाइड हो चुकी थी। बड़े से बड़ा डिजाइनर तैयार बैठा था। उसके एक ऑर्डर पर वो फिल्म के हीरो हीरोइन और बाकी की तमाम कास्टिंग को भी खबर कर चुकी थी, जबकि बाकी चीजों पर उसकी टीम काम कर रही थी। मजीद एक हफ्ते में उसने शूटिंग स्टार्ट कर देनी थी, और वो जानता था कि अगले कुछ दिनों में वो बहुत ज्यादा मसरूफ होने वाला है, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। वो घर जाने के बजाय सीधा मार्केट आया था क्योंकि उसने आज तनावुश के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। पहले उसका इरादा उसे अपने साथ लेकर कुछ खरीदने का था, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा शर्माती थी। हालांकि उसे शर्माना तो तब चाहिए जब वो उसके करीब हो, लेकिन उसके करीब आने पर तो वो कांपती थी। खैर, उसका कांपना घबराना तो वो जल्द अपने अंदाज में बंद कर देने वाला था। फिलहाल तो उसने अपनी बीवी के लिए खरीदारी करनी थी। तनावुश की पसंद उससे अलग थी, और उसकी पसंद की चीज पर उसे ऐतराज था, और उसका ऐतराज उसे पसंद नहीं था। इसीलिए वो खुद अपनी पसंद से अकेले ही उसके लिए शॉपिंग कर रहा था। जो उसे समझ में आया वो उसने ले लिया। आज जिंदगी में पहली बार वो दिल खोलकर किसी पर खर्च कर रहा था। उसे अपने पैसों की बहुत कद्र थी। वो एक एक रुपए को बहुत एहतियात से खर्च करता था। लेकिन आज सवाल उसकी बीवी पर आया तो उसने सारी एहतियात को साइड पर रख दिया, और जो चीज उसे उसके लिए पसंद आई, उसने खरीदी थी। यहाँ तक कि उसने हर वो चीज भी खरीदी थी जहाँ शायद उसको उसने कभी पहने देखा ही नहीं था। वो फैसला कर चुका था कि उसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना है। उसे सारी जिंदगी उसके साथ रहना है। ताशफीन के पास फैमिली नहीं थी, लेकिन अब वो फैमिली वाला हो गया था। अब उसकी भी एक बीवी थी जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पर रहकर उसके आने का इंतजार करती थी, उसके लिए खाने बनाती थी, उसकी जरूरत का ख्याल रखती थी। बेशक उनकी शादी कैसे भी हालात में हुई हो, लेकिन अब वो इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो गया था। सब कुछ पैक करवाने के बाद उसने वापसी की राह ली थी कि नजर के सामने ज्वेलरी शॉप की तरफ उठ गई। क्या उसे उसके लिए कोई और गिफ्ट लेना चाहिए? उसने सोचते हुए कदम सामने उस शॉप की तरफ बढ़ा दिए थे। वो दरवाजा खटखटाता उसका इंतजार करने लगा, लेकिन उसकी एक दस्तक पर दरवाजा खोलने वाली पता नहीं कहाँ थी। सुनो लड़की, दरवाजा खोलो, उसने फिर से दस्तक दी। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? उसे परेशानी हुई। उसने जल्दी से डुप्लीकेट की निकालकर दरवाजा खोला था। घर में बिल्कुल खामोशी थी। वो पहले किचन में आया, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई। वो हाथ में पकड़ा सारा सामान सोफे पर रखते उसके रूम की तरफ आया। उसे तनावुश पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो तो बस एक बार दस्तक पर दरवाजा खोल देती थी। आज न जाने वो कहाँ रह गई थी। लेकिन कमरे में कदम रखते ही उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। वो जाए नमाज पर सजदे में झुकी हुई थी। सजदे से सर उठाकर वो बैठी तो उसके पुरनूर चेहरे पर निगाहें रुक सी गई थी। उसके लब हिल रहे थे।
जबकि उसकी निगाहें मुसलसल उसके लबों के तिल में उलझ रही थी। वो सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाने लगी जब नजर उस पर पड़ी। आराम से दुआ मांग लो। मैंने डुप्लीकेट की से दरवाजा खोल लिया था। वो मुस्कुराकर बोला तो वो भी परसुकून होकर अपनी दुआ मुकम्मल करने लगी। वो उसका इंतजार कर रहा था, सोचकर उसने जल्दी जल्दी अपनी दुआ मुकम्मल की थी। अरे ये क्या, आराम से दुआ मांगती, कोई पीछे पड़ा था क्या? वो उसे जल्दी से चेहरे पर हाथ फेरते देखकर बोला, आपको भूख लगी होगी ना? मैं खाना लगाती हूँ। वो उठते हुए कहने लगी, अब इतनी भी भूख नहीं लगी कि 2 मिनट इंतजार न कर सकूं। पहले बाहर आओ, मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है। देख लो, पूरे 2 घंटे बाजारों में जगह जगह ख्वार हुआ हूँ। तुम्हें सब कुछ पसंद आना चाहिए। वो जैसे धमकी दे रहा था। जी, उसने बस इतना कहकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। सोफा भरा पड़ा था, अलग अलग शॉपिंग बैग्स और इतनी सारी शॉपिंग देखकर पहले तो उसकी आंखें खुल गईं। वो सचमुच में उसकी ताया अब्बू के सारे कपड़े फेंकवाने वाला था। उसने अंदाजा लगा लिया था। इतनी सारी शॉपिंग, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, उसने बताना चाहा। मैंने कहा, अब तुम पाकिस्तान से लाई कोई चीज इस्तेमाल नहीं करोगी। वो आंखें दिखाते हुए बोला, लेकिन मैं फेंकूंगी भी नहीं। उसने मासूमियत से कहा था। नो डार्लिंग, फेंकने की जरूरत नहीं है, हम आग लगा कर जलाएंगे। वो सुकून से कहता उसका बाजू थामकर उसे सोफे पर ले आया था, जबकि वो एहतजाज भी न कर पाई थी। ये पहन कर आओ, उसने एक बैग उसे थमाते हुए कहा। खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से चेक करो, सारे चेक करने हैं तुमने। वो उसके सर पर धमाका करते हुए बोला। क्या वो उससे इतनी दफा चेंज करवाने वाला था? वो तो बैग्स की तादाद गिनकर रह गई थी। इतने सारे कैसे चेक कर पाऊंगी मैं? एक एक करके कल चेक कर लूंगी आराम से। उसने टालना चाहा था। नहीं मोहतरमा, इतना फारिग नहीं बैठा होता मैं। मुझे काम पर जाना होता है। कल जब तुम चेक करोगी तब मैं घर पर तो नहीं हूँगा ना, तो मैं कैसे देखूंगा तुम्हें? इसीलिए सब कुछ मेरे सामने चेक करो ताकि मेरी मेहनत कुछ वसूल हो। इतने घंटे बाजारों में ख्वार हुआ हूँ तुम्हारे मुताबिक कपड़े खरीदने के लिए। सब कुछ तुम्हें पसंद आना चाहिए, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, बल्कि तुमसे कहीं ज्यादा वो मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। अगर आगे जाकर वो कपड़े मुझे पसंद नहीं आए तो मेरी मेहनत तो जाया हो जाएगी। तुमने सब कुछ अभी चेक करना है। वो अपना लॉजिक बताते हुए बोला तो उसने बड़ी मुश्किल से एक बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। ये वाला नहीं, अभी ये पहन कर आओ। उसने वो वाला बैग लेकर उसे एक और बैग थमा दिया था। वो हाँ में सर हिला के अंदर चली गई थी। सारे बैग की तादाद गिनकर उसने अंदाजा लगाया था कि सारे कपड़े चेक करते तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे आराम से। उसने वो नीले रंग का सूट पहनकर बाहर कदम रखे तो वो उसी का इंतजार कर रहा था। वो उसकी रंगत पर बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुनिए, ये मुझे बहुत टाइट लग रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको ऐसे मीडियम साइज लाना चाहिए था। उसने तबसरा करते हुए दुपट्टे को अपने कंधों पर फैलाया था। हाँ, ताकि तुम उसके बीच में फुटबॉल मैच खेल सको। वो उठकर उसके करीब आते हुए दुपट्टा उसके कंधों से उतार कर अपने हाथ में थाम कर उसे तफसील से देखने लगा। उसका अंदाज उसे शर्मिंदा कर गया था। ये परफेक्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ा खुला है, बल्कि ज्यादा खुला लग रहा है। तुम्हें तो एक्स्ट्रा स्मॉल भी ठीक से नहीं आएगा। वो उसकी कमर के गिर्द हाथ रखता ठीक से उसके कपड़ों का साइज चेक कर रहा था, जबकि वो वहीं खड़ी पानी पानी हो रही थी। अब इससे छोटा साइज है नहीं, इससे छोटे बच्चों के होते हैं। तुम्हारे इस हड्डियों के ढांचे पर स्मॉल साइज भी फिट नहीं होता और तुम्हें मीडियम चाहिए। हद होती है किसी चीज की। कुछ खाया पिया करो। मानता हूँ कि आजकल की लड़कियां अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन तुम्हें इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मोटी भी हो गई तो मुझे चल जाओगी। चलो अब ये वाला पहन कर आओ। उसने दूसरा ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे फौरन अपने सीने से लगाते हुए वो अंदर भाग गई थी, क्योंकि उसके सामने यूं बिना दुपट्टे के खड़े रहना उसे बहुत अजीब लग रहा था। और वो जिस बेबाक अंदाज से उसे देख रहा था,
वो तो मजीद उसे कंफ्यूज कर गया था। या अल्लाह, इसके बाजू तो इतने छोटे छोटे से हैं। उसने ड्रेस पहनकर खुद को आईने में देखा था। नहीं नहीं, ये पहनकर मैं इनके सामने नहीं जाऊंगी। उसने फैसला करते हुए वापस अंदर जाना चाहा, जब अचानक नजर बाजू पर पड़ी। या अल्लाह, ताशफीन का तीसरा दुश्मन। उसने अपनी कुन्नी से जरा ऊपर की तरफ एक छोटे से तिल को देखा था, जिसको उसने आज तक ज्यादा नोट नहीं किया था। उसे तो सच में वो खा ही जाएंगे। वो ताशफीन की पिछली बेबाकियां याद करते हुए मजीद सुर्ख होने लगी। अंदर सो गई हो क्या? इतना वक्त लगता है चेंज करने में। उसे दरवाजे के बाहर आवाज सुनाई दी थी। वो उसके कमरे में था, जबकि उसका दुपट्टा बाहर पड़ा हुआ था बेड पर। वो इस लिबास में बाहर कैसे जाती? एक तो बाजू न होने के बराबर थे इन कपड़ों के, और दूसरे दुपट्टा भी बाहर पड़ा हुआ था। और ये कपड़े तो उससे पहले वाले कपड़ों से भी ज्यादा टाइट महसूस हो रहे थे। सुनिए जी। वो बेड पर लेटा हुआ था जब उसे उसकी आवाज सुनाई दी। वो वॉशरूम के अंदर से उसे बुला रही थी। हाँ बोलो, यहीं पर हूँ मैं। वो उठकर बैठ गया था उसकी एक पुकार पर। ये कपड़े पहले वाले कपड़ों से ज्यादा टाइट हैं और इसकी स्लीव्स भी बहुत छोटी हैं। आप मेरा दुपट्टा दे दें। वो इल्तिजा कर रही थी। दुपट्टा तो यहाँ पर है ना, तुम्हारा कैसे दूं मैं? वो उसका दुपट्टा बेड पर से उठाता अपनी गर्दन में डालता वापस लेट गया था। चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी, बल्कि शैतानी मुस्कुराहट। ठीक से देखिए ना, वही बाहर रखा है मैंने बेड पर। वो फिर से इल्तिजा करने लगी। लड़की, मुझे भूख लग रही है। तुम्हारा ये फैशन शो खत्म होगा तो मुझे खाना भी खाना है। वो सख्ती से बोला। प्लीज आप देख लेना, वही बाहर रखा है मैंने। उसने मिन्नत की थी। लड़की, तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? वो उसे तंग करते हुए बोला, जबकि उसकी धमकी पर फौरन दरवाजा खुल गया था। जबकि ताशफीन की निगाह वॉशरूम के दरवाजे पर गई थी, जहां वो अपने एक बाजू को दूसरे बाजू पर रखे उसके सामने आई थी। निगाहें झुकी हुई थी। हाथ नीचे करो, किधर से टाइट महसूस हो रहा है? वो उसके सामने आ रुका था। नहीं, हाथ नीचे नहीं करना। उसने अपना हाथ मजीद बाजू पर दबाया था। क्यों नीचे नहीं करना? वो समझ नहीं पाया था। वो अपनी कहानी को उससे क्यों छुपा रही थी। नहीं ना, आप मत देखिए। वो उसका हाथ पकड़ने लगा जब वो पीछे हट गई। उसका अंदाज मासूमियत से भरपूर था और ताशफीन को उसकी मासूमियत से एक ही वक्त में मोहब्बत और जिद हो गई थी। मुझे किसी काम के लिए मना मत किया करो। जहर लगती है मुझे पाबंदी लगाने वाली बीवियां। हाथ हटाओ। वो जिद पर उतर आया। नहीं ना, आपने कहा था मेरे दुश्मन को छुपा कर रखो, वरना आप खा जाएंगे। वहाँ आपका दुश्मन है। वो कुछ और बोलना चाहती थी और जबान से कुछ और निकल रहा था। अच्छा, दीदार तो करवाओ मेरे दुश्मन का। वो अगले ही लम्हे उसे कोहनी से पकड़ अपने करीब घसीट चुका था। ऐसे दुश्मन से कौन न मर मिटे। वो उसे अपने करीब कर चुका था कि ताशफीन की सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जबकि उसकी निगाह अपने दुश्मन पर थी। और कितने दुश्मन हैं ऐसे मेरे तुम्हारे पास जिन्हें तुमने मुझसे छुपा कर रखा है। वो खुमार आलूद निगाहों से उसके बाजू पर गिरफ्त जमाता अपने दुश्मन को लिबों से छूने लगा था। बहुत से हैं। वो कपकपाते लहजे में बोली। मैं सबको देखना चाहता हूँ। उसकी कमर में हाथ डाले वो उसे अपने मजीद करीब करता उसके लिबों के ऊपर मौजूद अपने फेवरेट दुश्मन को लिबों से छूने लगा था। बेशक उसे अपने इस दुश्मन से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। उसका ऊपरी होंठ उसके लिबों में कैद हो गया था। मैं चेंज करूं। उसने उसकी कुर्बत में खुद को बेबस पाकर इल्तिजा की थी। पहले खाना खाते हैं, बाद में तुम चेंज करना। उसकी कमर में यूं ही हाथ डाले वो उसे बाहर ले जाने लगा। नहीं, मैं दूसरे कपड़ जो मैं लाया हूं तुम वो ही पहनोगी। ये कलर मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। और अब से ये ड्रेस भी आज तुम यही पहनोगी। वो जिद पर उतर आया था। दुपट्टा उसने मांगना चाहा था। इशारा उसकी गर्दन में मौजूद अपने दुपट्टे पर था। वो जानती नहीं थी कि वो उससे इस तरह का झूठ बोलेगा, लेकिन इस बेबाक बेशर्म आदमी से किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती थी। नहीं, लेकर भाग रहा मैं तुम्हारा दुपट्टा।
दे दूंगा वापस। चलो पहले खाना खाते हैं। वो उसे यूं ही कमर से थामे बाहर लाया था। वो उसके इतने करीब था कि उसकी परफ्यूम की खुशबू उसे अपनी नथनों से टकराती महसूस हो रही थी। लेकिन एहतजाज करने की इजाजत वो दे कहाँ रहा था। वो उससे दूर हो ही नहीं पा रही थी, बल्कि वो उससे जितना दूर होती, वो उतना उसे अपने करीब कर लेता था। मेरा काम शुरू हो चुका है। बस जल्द से जल्द मेरा काम हो जाएगा, फिर हम दोनों हनीमून पर चलेंगे। वो उसके सर पर धमाका कर रहा था, जबकि वो हाथ रोके उसे सुन रही थी। खाना खाने के दौरान भी वो यही सोच रही थी कि खाना खाने के बाद उसने फिर से सारे कपड़े ट्राई करने हैं। और इस वक्त तो उसे सबसे ज्यादा जल्दी अभी पहने हुए लिबास को बदलने की थी। मेरा दुपट्टा वापस कर देना, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो उसके दुपट्टे को बड़े मजे से अपने गले में डाले अपने लिए खाना निकाल रहा था। क्यों? दुपट्टे के बिना क्या तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा? वो उसको देखते हुए बेबाक अंदाज में बोला। ताया अम्मी कहते हैं सर नंगा खाना खाने से बेबरकती होती है। उसने बड़ी मासूमियत से बताया था। और यकीनन ये बेबरकती वाला सबक तुम्हें आज ही याद आया होगा। वो उसका दुपट्टा अपनी गर्दन से निकालता उस पर फेंकते हुए बोला। और कौन कौन सा सबक पढ़ाया है उस बुढ़िया ने? शौहर के हुकूक पढ़ाए हैं कि नहीं? वो मजीद बेबाक हुआ तो वो खामोश रही। लगता है बाकी के सबक भूल गई हो। वो चिढ़ाने लगा। जी नहीं, मैं अपनी ताया अब्बू का कोई सबक नहीं भूली हूँ। वो नाक चढ़ाकर बोलती उसे बहुत क्यूट लगी थी। जैसा कि, वो मजीद पूछने लगा, जैसा कि वो बचपन से ही मुझे बताते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो मुझे समझाते थे कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ही मेरी जिंदगी संवारी है। बस, बस, पता है मुझे तुम्हारे ताया अब्बू कितने अच्छे थे। 4 जमातें तो पढ़ने नहीं दी तुम्हें। उस बुढ़िया ने आए बड़ी हिमायती। उसे इस औरत की हिमायत में बोलते अपनी बीवी की जबान बहुत बुरी लग रही थी। हाँ, क्योंकि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। वो चाहते थे कि मैं घर के कामों पर ध्यान दूं, हर चीज सीख जाऊं। और उनके हिसाब से मैट्रिक पास तालीम काफी होती है। गलत कहते हैं तुम्हारे ताया। पढ़ाई की बहुत अहमियत है। हर लड़की को पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सके। उसने बात काटते हुए समझाना चाहा था। मैंने कौन से शादी के बाद कोई नौकरी करनी थी, जो मैं बहुत सारा पढ़ती। शादी के बाद तो लड़की की जिंदगी घर और किचन के कामों में ही गुजरती है ना। तो सारे काम मुझे आते हैं। शादी के बाद ये पढ़ाई काम नहीं आती। वो यकीनन अपनी ताया की जबान बोल रही थी, जबकि अपने ही अंदाज में बोलती उसे मजीद गुस्सा दिला रही थी। मतलब अपनी ताया की फजूल सोच की लड़की को सिर्फ घर के कामों तक महदूद रहना चाहिए, वो ठीक कह रही थी। जबकि ताशफीन के नजदीक ये सिर्फ जहालत थी। हद है। तुम्हें पता है लड़की, ये वाला कानून यहाँ पर नहीं चलता। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शादी तक हैप्पी एंड नहीं होती। शादी के बाद के हालात के बारे में भी सोचा जाता है। फर्ज करो कि कल घर वापस आते हुए मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं मौके पर ही मर जाऊं। तो क्या अपनी ताया अब्बू की जहालत को फॉलो करते हुए इस मैट्रिक पास डिग्री के साथ लोगों के घर के बर्तन धोगी? या फिर लोगों के घरों की सफाइयां करोगी? क्योंकि मैट्रिक पास लड़की को अच्छी नौकरी मिलना तो मुमकिन है नहीं। ताशफीन ने उसकी ताया अब्बू की किरदार पर इतना सख्त रवैया अपनाया था कि वो खड़े खड़े रोने लगी। ये लो, यहाँ इतनी अहम बात समझा रहा हूँ और मैडम के आंसू ही नहीं रुक रहे। ये आंसू बहाने की ट्रिक भी क्या ताया अब्बू से लेकर आए हो? वो मजीद बरहम हुआ तो उसके रोने में भी शिद्दत आ गई। वो उठकर उसके पास आ रुका था। इस वक्त तुम्हारी शक्ल इतनी मासूम लग रही है कि तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। लेकिन तुम्हारी अक्ल पर दिल कर रहा है लगाऊं 2 कान के नीचे। मुझ पर ये मासूमियत की ट्रिक चलाने की जरूरत नहीं है। मुझ पर इनका असर नहीं होता। वो अपने दिल पर जबर करते हुए मजीद सख्ती करता उसे ये समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि उसके आंसुओं से उसके दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो दिल ही अंदर अथल पथल हो रहा था। पता नहीं क्यों अब इस लड़की के आंसू भी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसलिए नहीं रो रही।
वो दोनों हाथों से चेहरा रगड़ते उसे मजीद गुस्सा दिला गई थी, क्योंकि उसका अपने चेहरे पर इस तरह जबर करना उसे पसंद नहीं आया था। तो फिर क्यों रो रही हो बेवकूफ लड़की? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मेरी बात को समझो। अब उसके आंसू उसे मजीद गुस्सा दे रहे थे, लेकिन उसके गुस्सा करने पर वो और भी ज्यादा रोने लगी। बेबी गर्ल, क्या हो गया है तुम्हें? अब क्यों फजूल में रो रही हो? वो उसे कंधे से थाम कर अपने करीब कर चुका था। आप बहुत गलत बातें करते हैं। अल्लाह न करे आपको कुछ भी हो। आपने ऐसा क्यों कहा कि आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप, अल्लाह आपको मेरी जिंदगी भी लगाए। वो मजीद रोते हुए उसके सीने पर सर रख गई थी, जबकि उसके रोने की वजह जानकर ताशफीन ने उसके गिर्द बाजू फैलाए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ मेरी जान, शादी पर जाकर लाइफ की हैप्पी एंड नहीं होती। शादी के बाद भी एक लाइफ होती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। ठीक है, मैं मरने की बात नहीं करता। जिंदगी मुसीबतों से भरी पड़ी है। अगर कल ऐसा वक्त आए कि तुम्हें और मुझे दोनों को नौकरी करनी पड़ जाए तो कैसे फेस करोगी दुनिया को? आज के जमाने में इंजीनियर डॉक्टर सब डिग्रियां लेकर हाथों पे हाथ रखे बैठे हैं, और तुम कहती हो मैट्रिक की तालीम बहुत है। कॉन्फिडेंस नाम का नहीं है तुम्हें। बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। बाहर निकल कर सबका सामना करना है, खुद में हौसला पैदा करना है। मुझे तुम्हारा सहारा नहीं बनना जाना। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ कदम से कदम मिला कर चलो ताकि मुझ पर कोई मुसीबत आए तो मुझसे पहले उसका मुकाबला तुम कर सको। हाँ तो जा तो रही हूँ, मैं कॉलेज पढ़ाई भी कर रही हूँ। इतनी मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें भी रट रही हूँ। पास भी हो जाऊंगी मैं। लेकिन आप मरने की बात तो न करें। वो आंखों में आंसू लिए फिर से बोली तो ताशफीन को हंसी आ गई। शायद इस टॉपिक को समझना फिलहाल उसके नन्हे से दिमाग के लिए मुमकिन न था। शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान कर रही हो मेरी जात पर। वो उसके माथे को लबों से छूते हुए उसे मजीद अपने सीने में भींच गया। खाना खा लेना, ठंडा हो रहा है। उसकी कुर्बत से घबराते हुए वो बोली तो ताशफीन ने उसे घूर कर देखा। दिल करता है तुम्हें खा जाऊं। और उसके दिल पर उंगली रखते हुए बोला तो अगले ही लम्हे वो उससे दूर हुई। अब ये मत कहना कि खाना खाने से पहले किस करने से भी बेबरकती होती है। वो घूरते हुए बोला, जबकि वो तो बस जल्दी से जल्दी खाना लगाने के चक्कर में उसकी बहुत अहम बात को इग्नोर कर रही थी। तुम जिस तरह से मेरे जज्बातों को इग्नोर करती हो ना, पछताओगी, बहुत पछताओगी। वो कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते हुए बोला, जबकि वो अपना दुपट्टा सर के बाद अपने दोनों बाजू पर फैलाते सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। जबकि उसकी हरकत पर उसे फिर हंसी आ गई। चलो आओ, आज क्या अपने कार्टून नहीं देखने तुम्हें? वो जो उसे सोफे पर बैठे देखकर अंदर की तरफ भागने वाली थी, उसकी आवाज पर रुक गई। नहीं, आप देख लें। मैं कल सुबह रिपीट में देखूंगी। उसने मुस्कुरा कर कहा था ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठकर देखूंगा। यहाँ आओ। वो इशारे से अपने पास बुलाने लगा। मुझे नींद आ रही है, उसने बेबसी से कहा था। अरे मेरी जान को नींद आ रही है। बहुत जल्दी सोती हो ना तुम। जाओ मेरी जान, सो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला मैं। यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। वो इतने प्यार से बोला कि उसको यही लगा कि वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गई है। लेकिन वो अचानक ही अपनी टोन बदल गया था। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। मुझे सुबह कॉलेज जाना है। उसने कॉलेज पर जोर देते हुए कहा। हो गई ड्रामेबाजियां। बहुत खूब एक्टिंग करती हो। डायरेक्टर हूँ जानो मैं। लोगों को एक्टिंग करना सिखाता हूँ। आंखों से, चेहरे से अंदर के हालात जान लेता हूँ। 8 साल सिर्फ चेहरा पढ़ना सीखा है मैंने। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? आ रही हो या मैं खुद आऊं? वो बिल्कुल परसुकून अंदाज में बात कर रहा था। मेरा दिल नहीं कर रहा तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर मैं नहीं देखना चाहती तो आप जबरदस्ती क्यों दिखा रहे हैं? आवाज में लड़खड़ाहट थी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो गुस्से से कहता उठा ही था कि वो भागते हुए सोफे पर बैठी। घूरना तो बंद करे शहंशाह। घूर दे कार्टून नेटवर्क। वो जरा फासला पर होकर उसे खिताब से नवाजती नखरे से बोली थी।
जब उसने फिदा होने वाले अंदाज में रिमोट अपनी हथेली पर रख के सामने पेश किया, जिसे उसने अगले ही लम्हे थाम कर चैनल चेंज कर दिया था। वो बड़े ही मजे से थोड़ी देर में अपने शो में मगन हो गई थी, जबकि उसकी निगाहें उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर थी। बच्चों जैसी मासूमियत के साथ वो बच्चों जैसे शौक भी रखती थी, लेकिन वो जानता था वो इतनी बच्ची है नहीं। जैसे ताया अब्बू ने इतना कुछ सिखा कर भेजा है, वो अगले सारे मराहिल भी समझ चुकी होगी। टीवी में मगन उसकी मौजूदगी को वो पूरी तरह फरामोश कर चुकी थी जब उसे बाजू पर उसके अंगूठे का लमस महसूस हुआ। उसका दुपट्टा कब उसके दुश्मन के ऊपर से हटा था, उसे पता भी नहीं चला। प्रिंस बेचारा सहराओं में भटक रहा है, उसने घबराए लहजे में कहते उसकी तरफ देखा तो वो भी एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर निगाहें जमा गया, जबकि उतनी ही तेजी से उसने अपने बाजू को दुपट्टे से कवर किया था। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि उसका ध्यान दुश्मन नंबर 3 से हटकर दुश्मन नंबर 1 पर ले आई है। ब्रेक चल रहा है। मुझे लगता है कल की एपिसोड में उसको प्रिंसेस के बारे में पता चल जाएगा। अपने आप को इस तरह से देखते पाकर उसे मजीद तफसील से स्टोरी सुनाई थी, लेकिन उसने जैसे बस एक लफ्ज सुना था उसकी सारी बातों में से। ब्रेक। हाँ, वो ब्रेक चल रहा है। ब्रेक के बाद कहानी चलती है ना। वो शायद उसके ब्रेक लफ्ज को समझ नहीं सका था। ब्रेक चलने दो, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा शो बिल्कुल खराब नहीं होने दूंगा। वो मोहब्बत से कहता उसका चेहरा थामता उसके ऊपरी लब के ऊपर तिल पर अपने लब रख चुका था। वही कल वाला बेबाक अंदाज, सुलगती सांसें, गंभीर लहजा। वो बुरी तरह से उसे मुखातब करके पछताई थी। वो बूंद बूंद उसके लबों की मिठास को खुद में जज्ब कर रहा था जब अचानक ही शो के म्यूजिक की आवाज उसके कान में पड़ी। उसने अगले ही लम्हे उसके लबों को आजाद करते उसकी गोद में अपना सर रख लिया। मैंने कहा था मैं तुम्हारा शो खराब नहीं होगा। वो जैसे अपने वादे का पाबंद था, लेकिन अब वो होश हवास में कहाँ थी जो शो का आखिरी हिस्सा वो एंजॉय कर पाती। उसकी टांगें लर्ज रही थी, हाथ कांप रहे थे, और उसी वक्त हाथ को थामकर उसे अपने सर में रख लिया था। मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा तुम्हारा ये शो। वो बड़े मजे से उसकी गोद में सर रखे तबसरा कर रहा था, जबकि वो तो हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी उसके चेहरे की तरफ देखने की, और न ही अब उसकी नजर टीवी पर थी। उसके बाद एक और शो भी आता है ना जो तुम देखती हो। वो जैसे उस पर नजर रखे हुए था। जी, उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। ओके तुम देखो, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। वो आंखें बंद करते हुए बोला। शायद समझ गया था कि वो उसकी बेबाकी पर टीवी की तरफ देख नहीं पा रही। शो कब का खत्म हो चुका था, जबकि वो अभी तक इसी ही बदबनी उसके चेहरे को देख रही थी जहां वो गहरी नींद में जा चुका था। ऐसा तो हरगिज नहीं था कि उसने अपने शो को पूरी तरह से एंजॉय किया हो। वो तो एक लम्हे के लिए भी शो पर ध्यान नहीं दे पाई थी। वो तो बस उसकी गर्म गर्म सांसों को अपनी कलाई पर महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने उसकी कलाई को अपने चेहरे पर पकड़ के रखा था, जैसे वो उसके हाथों की नरमाहट को महसूस कर रहा हो। तकरीबन 10 मिनट पहले वो अंदाजा लगा चुकी थी कि वो नींद में उतर चुका है, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत न थी कि उसका सर अपनी गोद से हटाती या फिर यहाँ से उठकर कहीं भाग पाती। उसने दोबारा उसे कपड़े ट्राई करने के लिए भी नहीं कहा था, और इस वजह से वो काफी सुकून में थी। वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, उसके दिल में मायरा बसती थी। वो किसी और की मोहब्बत था, तो फिर उसके साथ ये सब कुछ। क्या उसके दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश थी? क्या वो ये रिश्ता निभाना चाहता था? वो बात बात पर उसके करीब आता था, उसे छूता था। उसका बेबाक अंदाज उसे घबराहट में मुब्तला करता था। वो बच्ची नहीं थी। वो जानती थी कि उसे इस शख्स की बीवी बनाकर उसके साथ भेजा गया है। उसे रुखसत किया गया है। वो इस रिश्ते के साथ साथ अपने और उसके रिश्ते के हर तकाजे को समझती थी। और वो ये भी समझ चुकी थी कि ताशफीन के उसके इतने करीब आने का क्या मतलब है। वो कभी उसके लिए गिफ्ट ला रहा था तो कभी शॉपिंग कर रहा था, और कभी खुद ही उसे लेकर शॉपिंग पर निकल जाता। और अब तो उसने उसे कॉलेज में भी दाखिला दिलवा दिया था। इतनी सारी करम नवाजियों का आखिर क्या मतलब था?
क्या वो इस रिश्ते को निभाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, या फिर वो उसे यहाँ से भेजने से पहले कोई ऐसी चोट देना चाहता था जिससे वो अपने बाप से उसकी गलती का बदला ले सके? क्या वो उसे मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल करना चाहता था, या सिर्फ उसके जिस्म को नहीं बल्कि उसकी जात को भी बर्बाद कर देना चाहता था? हाँ, उसने अपने बाप से कहा था, पछताएंगे आप इस लड़की को मेरे साथ भेजकर। 6 महीने के बाद रोती हुई आएगी। हाँ, वो उसे रुलाने के लिए ही तो लेकर आया था। लेकिन उसका ये मोहब्बत भरा अंदाज, ये इतनी मेहरबानियां, इन सब का क्या मतलब था? वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी मोहब्बत कोई और थी। वो शादी किसी और से करना चाहता था। ये तो सिर्फ एक वसीला थी उसकी जायदाद उस तक पहुंचाने का। तो क्या ये सब कुछ झूठ था? वो अपनी ही सोचों में न जाने कब सोफे के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद गई थी। नींद कब उस पर हावी हुई, वो नहीं जानती थी। उसे काफी देर से अपने मोबाइल की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन आंखें खोलने का दिल ही नहीं कर रहा था। एक मीठी सी महक उसके आसपास थी, और चेहरे पर उसका नाजुक सा हाथ। ताशफीन अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जी रहा था जब इस फोन वाले ने इस हसीन लम्हे से वापस दुनिया में लापता। उसने नागवारी से टेबल पर पड़े फोन को देखा, और फिर एक नजर इस कातिल हसीना को जो सच में उसका कत्ल कर देने का ही इरादा रखती थी। कभी अपनी मासूमियत से तो कभी अपनी मीठी मीठी बातों से। और फिर उसके पास तो तीन तीन दुश्मन भी थे उसके। न जाने और कितने दुश्मनों की फौज उससे छुपा के रखी थी। उसे उसका मासूम लहजा याद आया, और भी बहुत से हैं। ये जुमला बोलकर उसने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। वो तो बस अपने सारे दुश्मनों का दीदार करने को बेताब हो गया था। फोन बज बज कर बंद हो गया था। ताशफीन ने भी जानने की कोशिश न की कि कौन फजूल शख्स उसका ये खूबसूरत वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। वो आहिस्ता से उसकी गोद से सर उठाता, उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में भरते उसके कमरे की तरफ जाने लगा। नहीं जाना, आज ये खुशबू मेरी दस्तरस में रहेगी। तुम कहीं नहीं जा सकती और मुझसे दूर तो हरगिज नहीं। वो मुस्कुराते हुए उसके कमरे के बजाय अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अपने पैर से दरवाजे को बंद करता हुआ वो बेड की तरफ आया था। दिल में अजीब सी खलबली मची हुई थी। उसको बेड पर लिटाते हुए उसने आहिस्ता से नामहसूस अंदाज में उसके हाथों को अपने हाथों की कैद में लिया, और अपने दुश्मन अव्वल को प्यार से छूते हुए वो उसके दिल के मुकाम पर अपने लब रख गया। तुम्हारी एक एक सांस को मैं अपने लिबों से महसूस करना चाहता हूँ। उसके सीने पर सर रखते हुए वो उसे खुद में कैद कर गया था। लेकिन ये हसीना नींद की बड़ी पक्की साबित हुई थी। शुरू में तो उसने एहतियात बरती थी, लेकिन अब उसकी गिरफ्त काफी सख्त थी। लेकिन उसकी सख्त गिरफ्त में भी वो जागी नहीं थी। तुम्हारी नींदें मेरा बहुत फायदा करवाएंगी। वो मुस्कुराते हुए लाइट ऑफ करता आंखें मूंद गया था, क्योंकि उसकी जिंदगी उसकी पनाहों में आराम फरमा थी। झटका तो उसको सुबह लगना था जब वो उसके कमरे से जागती। वो तो उसके बहानों का मुंजिर था जो उससे दूर जाने के लिए वो करने वाली थी। अजानों की आवाज के साथ उसकी आंखें खुली थी। अपने आप को अनजान जगह पर पाकर उसने हर तरफ निगाहें घुमाई थी। हल्की हल्की रोशनी में उसे कमरा कुछ अनजान लगा था। वो इस कमरे से इतनी ज्यादा भी अनजान न थी। हर रोज इस कमरे की सफाई करती थी, लेकिन वो यहाँ कैसे आई? उसका जहन अभी पूरी तरह से बेदार नहीं हुआ था। इसीलिए अब वो सोच में गुम थी कि आखिर वो यहाँ इस कमरे में आई कैसे है। उसने अपने जहन पर जोर डाला तो दिमाग में कल रात वाला वाकया घूमने लगा। वो उसकी गोद में सर रखे यूं ही सो गया था, और फिर उसने भी अपना सर वही सोफे पर रखा था। लेकिन कब उसकी आंख लग गई वो नहीं जानती थी, और उसके बाद वो अब जाग रही थी उसके कमरे में। यकीनन वही उसे यहाँ लेकर आया था, लेकिन क्यों? अपने आप को इस कमरे में पाकर वो अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। वो तो पहले ही दिन उसका अपना कमरा अलग कर चुका था। तो फिर कल रात को वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया था? वो तो पहले दिन ही से अपनी बीवी को कबूल करने से इनकार कर चुका था। वो पहले दिन ही उसे उसकी औकात बता चुका था। तो अब वो क्यों उसे यहाँ लेकर आया था? वो पूरी तरह से उलझ रही थी। क्या चल रहा था इस शख्स के दिमाग में?
उसकी इतनी कुर्बतें और अब दिन ब दिन उसका अपनी तरफ खिंचाव, वो उसे समझ नहीं पा रही थी। जब उसे अपने पेट पर उसका हाथ महसूस हुआ, वो एक लम्हे के लिए घबरा सी गई थी। एक सनसनी सी उसके जिस्म में दौड़ गई थी। वो उसके इतने करीब था, ये तो उसने अब तक महसूस ही नहीं किया था। उसने एक नज़र उसके चेहरे को देखा जहां आंखें बंद किए वो चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए गहरी नींद सो रहा था। वो कितनी ही देर उसके चेहरे को देखते रही। वो शख्स बेतहाशा हसीन था। वो यूं ही तो नहीं उसके ख्वाबों का शहजादा बना था। यूं ही तो नहीं वो बचपन से उसके दिल दिमाग में बसता था। उसने तो बचपन से ही इसी को सोचा था, इसी को चाहा था। उसके अलावा किसी के बारे में सोचने की इजाजत उसे उसका दिल देता ही कहाँ था। छोटी सी उम्र में ही ताया अब्बू ने बता दिया था, तुम्हारा शौहर न्यूयॉर्क में है। अगर वो तुम्हें अपना के ले जाता है तो ठीक, अगर नहीं तो सारी जिंदगी इसी घर में रहोगी, लेकिन किसी और के साथ तुम्हें रुखसत नहीं करूंगा। तुम्हारे ताया को बहुत शौक था तुम्हें अपने बेटे के साथ ब्याहने का, तो वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा, वरना सारी जिंदगी तुम्हें इस घर में रहना होगा। उसके पास मोबाइल फोन नहीं था और न ही उसने कभी ऐसी जिद की थी, और न ही उसे कभी जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन ताया अब्बू के छोटे बच्चे अक्सर उसे वारिक के फोन से चोरी छुपे उसकी तस्वीरें निकाल कर दिखाया करते थे और बताया करते थे कि वो ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है। उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने कहां कहां उसे फॉलो कर रखा था। वो जिंदगी जीने वाला शख्स था। जहां जाता था वहां की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करता रहता था, जिससे ताया अब्बू को भी उसके बारे में पता चल जाता, और बाकी तो ताया अब्बू वैसे भी उस पर नजर रखते थे। बेशक वो उनके पास रहे या उनसे दूर रहे, उनसे ठीक से बात भी न करे, लेकिन वो कभी भी उससे गाफिल नहीं होते थे। यहाँ तक कि जब वो हॉस्टल में था तब ताया अब्बू ने उसकी माँ पर केस भी करवाया था, लेकिन उस वक्त उसने कहा कि वो अपनी माँ के पास रहना चाहता है, और इस बयान की वजह से वो बुरी तरह से हार गए। हालांकि हकीकत तो ये थी कि वो किसी के पास नहीं रहना चाहता था, न अपने बाप के पास न अपनी माँ के पास। वो रिश्तों पर से अपना यकीन ही गंवा बैठा था। उसे किसी से मोहब्बत न थी। वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजार रहा था, अकेले तन्हा। लेकिन अब प्लीज उसके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि उसकी बीवी है और उसे अपनी बीवी के साथ रहना है, बल्कि यहाँ तो वो उसे किसी और मकसद से लेकर आया था। इतना जल्दी उसका जहन बदल नहीं सकता। उसकी सोच कुछ और थी। वो यहाँ उसे अपने साथ बसाने के लिए नहीं बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए लाया था। वो चाहता था कि उसका बाप अपने फैसले पर पछताए। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के फैसले को गलत साबित करना था। तो अब इन सब चीजों का क्या मकसद था, उसे समझ नहीं आता था। अपनी सोचों से तंग आकर उसने उसका हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की थी। उसने नरमी से उसका हाथ खुद पर से हटाना चाहा जब उसे उसकी गिरफ्त सख्त महसूस हुई। उसने एक नजर उसके चेहरे पर देखा, वही सुकून था। उसने फिर से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ काफी भारी महसूस हो रहा था, जैसे वो सो ना रहा हो, बल्कि जानबूझ कर रहा हो। उसने उसे जगाए बिना एक और कोशिश की, लेकिन इस दफा भी वो नाकाम रही। लेकिन इस दफा उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी जो उससे छुपी न रह सकी। आप जाग रहे हैं? फिर हटाए अपना हाथ मेरे ऊपर से। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए था, लेकिन उसकी सख्त आवाज पर उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलते हुए उसे एक झटका देकर अपने मजीद करीब कर लिया। दूर से मुझे समझ में नहीं आती तुम्हारी बातें। बात करती हो तो पास आकर किया करो। इतनी अच्छी नहीं है मेरी सुनने की हिस्स। वो उसे अपने बाजुओं में दबोचते हुए उसे खुद से लगा गया था। आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। वो अच्छी खासी बौखला गई थी उसके बाजू के तंग हिसार में। उसकी जानलेवा कुर्बत पर वो घबराई हुई थी, लेकिन उसको कौन सा कोई फर्क पड़ता था। वो तो बस उसे अपने करीब किए उसकी मीठी मीठी खुशबू को खुद में उतार रहा था। यही तो मसला है तुम्हारा। मेरी फीलिंग समझती ही नहीं हो। खुदारा अब कांपना मत शुरू कर देना। तुम्हारे कांपने वाला सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यार इंसान हूँ, कोई जिन थोड़ी हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। वो उसे बेड पर गिराता खुद उसके ऊपर झुके हुए था।
जबकि उसकी कुर्बत उसे नर्वस कर रही थी। आप जिन नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बड़े राक्षस हैं, दैत्य हैं। छोड़िए मुझे, बाहर जाना है मुझे। वो मुजामत करने लगी थी। जबकि उसका ये अंदाज उसे जहां अच्छा लग रहा था वहीं उसकी मुजाहमतें उसे बुरी भी लग रही थी। सीधी पड़ी रहो, ये उछलना कूदना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या कहा तुमने? मैं राक्षस हूँ, दैत्य हूँ। तो फिर मुझे इस परी को खुद में कैद कर लेने दो, ताकि मैं ये इल्जाम दिल व जान से कबूल कर सकूं। वो मजीद उसे तंग करते हुए बोला था। और साथ ही साथ वो एक ही लम्हे में न जाने कितनी बार उसके दिल को अपने लबों से जख्मी कर चुका था। उसका चेहरा शर्म व हया से सुर्ख हो चुका था और उसका ये शर्माता घबराता रूप ही तो उसे उसे मजीद तंग करने पर मजबूर कर रहा था। जबकि उसकी बातें और बेबाक हरकतें उसे और भी ज्यादा खौफजदा कर रही थी। पता नहीं उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। अभी तक तो उसे इसी सवाल का जवाब न मिला था जबकि वो तो मजीद उसे तंग करने लग गया था। प्लीज छोड़िए ना मुझे नमाज पढ़ने जाना है, उसने मिन्नत करते हुए कहा। मुझसे जान छुड़ाने के लिए अल्लाह का नाम ले रही हो? शौहर को नाराज करके खुदा को मनाओगी तो सवाब नहीं मिलता, गुनाह मिलेगा। तुमने सुना नहीं है, खुदा भी उससे राजी होता है जिसका शौहर उससे राजी हो। वो पता नहीं कौन से लॉजिक दे रहा था। तो इस हिसाब से तो आप मुझसे राजी ही नहीं। आप तो मुझे यहाँ सिर्फ मजबूरी के तहत लेकर आए थे ना। मेरी जात से आपको क्या वास्ता है? मैं आपके सर पर मुसल्लत की गई हूँ। आपके साथ जबरदस्ती मुझे बांधा गया है। और मुझे तो वैसे भी आप 6 महीने के बाद छोड़ देंगे ना। तो फिर बेहतर है आपको मनाने में टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं उसी को मनाऊं जो दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे साथ है। वो एक झटके से उसका हाथ हटाती तेजी से उसके करीब से उठती कमरे से निकल गई थी। जबकि वो हैरान व परेशान उसकी बातों को सोचने लगा था। क्या कह कर गई थी वो? क्या मतलब था उसकी बातों का? वो बच्चा न था जो समझ न सका था लेकिन फिर भी अपनी ही कही ये सारी बातें उसके लबों से सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। न जाने उसे कितनी तकलीफ हुई होगी इन सब बातों से। ताशफीन उसके पीछे ही उसके कमरे में आया था। जबकि वो नमाज की नियत बांध चुकी थी और उसके बेड पर लेट कर के उसकी नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगा। उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था वो नहीं जानता था लेकिन तनावुश की बातों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। ये तो वो समझ चुका था कि वो उसके बारे में क्या सोचती है और वो अपने फ्यूचर को लेकर कितनी ज्यादा परेशान है। और उसकी परेशानी गलत नहीं थी। उसने खुद उसे इस हाल में पहुंचाया था। अपनी बातों से उसे इतना हट किया था। वो उसके बारे में अच्छा सोचती भी कैसे? वो काफी देर उसकी नमाज खत्म होने का इंतजार करता रहा लेकिन आज उसे न जाने क्या क्या दुआओं में मांगना था कि उसकी दुआ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इतनी मगन थी अपनी दुआ में, उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर गई थी। लेकिन वो जानता था कि वो उसे महसूस कर चुकी है। उसे अंदाजा है कि इस कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। उसकी आंखें बंद थीं, यकीनन अपने खुदा से बातें करने में मसरूफ थी। ये वक्त उसे तंग करने वाला हरगिज नहीं था लेकिन फिर भी वो न तो कमरे से बाहर गया था और न ही उसे डिस्टर्ब किया था। वो उसके फारिग होने का इंतजार कर रहा था और आखिरकार शायद उसे खुद ही उस पर तरस आ गया था। वो नमाज से फारिग होती जाए नमाज उठाकर एक नजर उसे देख के बाहर निकलने लगी जब उसे उसकी आवाज सुनाई दी। मैं क्या तुम्हें गधा लगता हूँ जो कब से तुम्हारी नमाज खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर करके बाहर जा रही हो? उसे बहुत बुरा लगा था। उसे अहमियत लेना पसंद था। वो जहाँ भी जाता था हर महफिल की जान बन जाता था। उसने इग्नोर होना सीखा ही कहाँ था कि वो अपनी बीवी की इग्नोरेंस को बर्दाश्त कर पाता। मुझे नाश्ता बनाना है। वो बस इतना कहकर कमरे से निकल गई थी लेकिन उसके गुस्से को मजीद हवा दे दी गई थी। वो गुस्से से उसके पीछे लपका। उसने उसे पीछे से आते बाजू से दबोच कर अपने बिल्कुल करीब करते हुए खुद से लगाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। 2 दिन अहमियत क्या दे दी? तुम तो सर पर चढ़ने लगी हो। तुम्हें समझ में आ रही है ना मेरी फीलिंग्स? तुम्हें पता चल गया है ना मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? तो फिर ये नखरे किस चीज के दिखा रही हो?
और क्या कहा तुमने? तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। 6 महीने तो क्या 6 सदियां भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जियोगी तो मेरे साथ, मरोगी तो मेरे साथ। तुम्हारी सांस सांस पर मेरा हक है। मेरे पास रहोगी हमेशा, मेरे साथ रहोगी मेरी बीवी बनकर। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम कभी भी मुझसे दूर हो सकती हो। यहाँ घर बसाने के लिए आई थी मेरे साथ, तो फिर बसाओ इस घर को, संवारो इस घर को। ये तुम्हारा घर है, यही रहना है तुम्हें जिंदगी भर। खुद से दूर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। बीवी हो तुम मेरी। वो अपना सख्त तरीन लहजा अचानक नर्म कर चुका था, बल्कि बहुत नर्म कर चुका था। उसका चेहरा अपने हाथों में थामे वो मोहब्बत की शिद्दत से बोल रहा था, तुम कहीं नहीं जा सकती, हमेशा मेरे पास रहोगी। उसने आहिस्ता से थामकर उसे अपने सीने से लगाया था। उसकी गिरफ्त में वो हिल तक नहीं पाई थी। लेकिन आपने ताया अब्बू से मत लो नाम किसी तीसरे का। सिर्फ मैं और तुम, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। मैं नहीं याद करना चाहता किसी को भी। ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी है। कोई हमारी जिंदगियों का फैसला नहीं करेगा। हम खुद फैसला करेंगे। आज के बाद कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आएगा। भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ मैं और तुम। बहुत जल्द हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप तो मुझे छोड़ने वाले। कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हें लगता है मैं इस कंडीशन में हूँ कि तुम्हें छोड़ पाऊँ? देख नहीं रही हो इतने दिनों से मेरी हालत? पागल हो रहा हूँ मैं। वो अपनी हालत पर हंसते हुए बोला, तुम्हें छोड़ दिया तो सांस लेना छोड़ना पड़ जाएगा। वो उसके लबों पर अपने लब रखते सरगोशी नुमा आवाज में बोला, ना शता। उसकी कुर्बत में वो घबरा कर बोली थी, कोई और अच्छा सा बहाना लेकर आओ, फिर छोड़ूंगा। उसकी कमर के गिर्द हाथ तंग करता उसे खुद से जोड़ चुका था। उनकी धड़कनें एक दूसरे के साथ रक्स कर रही थी। ताश, वो कुछ बोलना चाहती थी जब वो उसके लबों पर कुफला लगाता उसकी सांसों को खुद में जज्ब करने लगा। उसकी बाहों के हिसार में वो बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। अगर उसका सहारा न होता तो वो गिर चुकी होती। उसकी सांस थमने लगी थी, लेकिन उसे तो कोई जिद ही सवार थी। शायद वो सांसों के जरिए उसका दिल बंद कर देना चाहता था। वो उसको समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चाहता था। क्या वो सच में उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, जब अचानक वो उसे अपनी बाहों में भरते वही बाहर सोफे पर लेकर आया था। उसे सोफे पर लिटाते हुए बिना रुके उसके लबों पर झुका था। वो एक बार फिर से अपनी ही सांसों के लिए उसकी मोहताज हो गई थी। जहन पर उसकी बातें इस हद तक असर कर रही थी कि वो एहतजाज तक नहीं कर पा रही थी। वो उसे अपनाना चाहता था, उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। यही तो उसके ताया अब्बू का ख्वाब था। अगर ताशफीन उसके साथ अपने रिश्ते को नॉर्मल बना रहा था तो फिर वो क्यों पीछे हटती? हाँ, उसकी कुर्बत उसे बेचैन कर रही थी। उसकी बेकरारियां उसे डरा रही थी, लेकिन इस मुकाम पर आकर वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसने अपने ताया अब्बू को यकीन दिलाया था कि वो उनका बेटा वापस लेकर आएगी। आज एक छोटी सी उम्मीद जागी थी। वो इस उम्मीद को तोड़ नहीं सकती थी। अगर ताशफीन उसके साथ नॉर्मल रिश्ते की शुरुआत कर रहा था तो मतलब साफ था कि वो उसको कबूल कर रहा था। और उसे यकीन था कि जल्द ही वो ताशफीन का दिल ताया अब्बू की तरफ से भी साफ कर देगी। उसके होंठों के बाद उसकी नाजुक सुराहीदार गर्दन पर अपने जाबजा लबों का लमस छोड़ते वो उसे बुरी तरह से लिरज़ने पर मजबूर कर गया था। लेकिन उसने किसी तरह का कोई एहतजाज न किया। वो उसके कंधों पर से शर्ट सरकाता अपने दुश्मन की तलाश में उसकी गर्दन को चूम रहा था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, वो पूरी तरह उसमें मगन हो रहा था। वो शायद दरवाजे की आवाज सुन नहीं पाया था या फिर खुद ही जानबूझकर इग्नोर कर गया था। लेकिन बाहर से आती मायरा की आवाज से तनावुश को उसे होश की दुनिया में लाना पड़ा था। दरवाजा खोलो, कोई खुदा का बंदा यहाँ अंदर है। यार प्लीज दरवाजा खोल दो। बहुत लंबी फ्लाइट लेकर आई हूँ। ज्यादा थकी हुई हूँ। मेरे पैरों में जान नहीं है। वो दरवाजा पीट रही थी, जबकि ताशफीन जो उसके साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात जी रहा था, बदमज़ाह होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा।
जबकि वो भी जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करती अपने कंधे पर शर्ट बराबर करती दुपट्टे को कंधों पर फैलाए दरवाजे को देख रही थी। उसने एक नजर मायरा को देखा था, फिर जैसे उसके अंदर कुछ टूटने लगा। ताशफीन की पहली मोहब्बत, उसकी चाहत मायरा। हाँ, वही लड़की जिसके लिए वो अपने बाप से लड़ रहा था, जिसके लिए वो उससे शादी करने से इनकार कर रहा था, उसे तलाक देने जा रहा था। उसके दिल में एक गुबार सा भरने लगा था। मायरा खिलखिलाती ताशफीन से बातें करते हुए अंदर आ रही थी, जबकि वो बस उसके हाथों में उसका हाथ देख रही थी। वो कैसे उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था जब उसकी पुरानी जिंदगी उसके साथ कदम उठा रही थी। मायरा खुशी से उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी जब अगले ही लम्हे वो उठते हुए तेजी से किचन में चली गई। मायरा एक लम्हे के लिए वहीं पीछे रह गई थी। उसे क्या हुआ अचानक? मेरा यहाँ आना क्या उसे बुरा लगा? मायरा परेशानी से उसका चेहरा देखने लगी। तुम्हारा आना उसे बुरा क्यों लगेगा बेवकूफ? जाओ तुम चेंज करो, वो नाश्ता बना रही है। नाश्ता करके थोड़ी देर आराम कर लेना। तुम सच में काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो। इस कमरे में चली जाओ। उसने तनावुश के कमरे की तरफ इशारा किया, जबकि वो कुछ परेशान सी हाँ में सर हिलाकर तनावुश के कमरे की तरफ चली गई थी।